तो दोस्तों जब आप लोग लाइव हो जाएं तो लाइव होने के बाद में आप लोग जरा थम्स अप जो है वो आप लोग कर दीजिएगा। हाँ जी, चलिए 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 जल्दी से मुझे आप लोग बता दीजिए कि आप लोग लाइव आ गए हैं क्या। यस, ओके। तो मैं यहां पे सब बच्चों को शेयर कर देता हूं जरा वीडियो का लिंक, और ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें ज्वाइन कर लें। यस, हाँ जी। तो ये लीजिए बेटा, ये यहां पर मैंने इसे ले आया हूं और इसका लिंक भी बेटा फटाफट से ये जो लिंक है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। यस, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आप लोग इसे शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और सब लोग अपने को ज्वाइन कर ले। चलो डू इट डू इट डू इट फास्ट। और मैं सोच रहा हूं कि एक बार मैं सेल जो है वो और चेंज कर लेता हूं ताकि बीच में हमें दिक्कत ना आए। यस, हाँ जी। चलिए बेटा जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आप लोगों तक बिल्कुल ढंग से आवाज आ पा रही है। यस गाइस, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या वॉइस एकदम क्लियर है, वॉइस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। यस रोहन, यू हैव वेरी बिजी शेड्यूल एवरी डे। यस रोहन, शेड्यूल जो है वो तो बहुत बिजी जाता ही है, और अब बच्चे जो हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि सर यहां पर बच्चे जो हैं वो मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी एक लाइव रिवीजन मैराथन जो है फटाफट फटाफट एक फास्ट रिवीजन जो है वो आप लोग ले लीजिए। और क्योंकि सब बच्चे बोल रहे हैं फास्ट रिवीजन लेने के लिए एएस का, तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो शेड्यूल है वो और भी टफ होने वाला है, क्योंकि आप लोग ने बोल दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लाइव रिवीजन लेना है, फास्ट रिवीजन लेना है, फटाफट फटाफट सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करवाने। तो मुझे लग रहा है कि भैया वो जो काम है वो भी हमारे पास एक्स्ट्रा होने वाला है। ठीक है, ओके। चलिए बेटा, तो हम बढ़ते हैं आगे, और अब आप लोग यहां पर मेरी बात को पूरा सुनेंगे। यस शुभांशु नमस्ते, हेलो धर्मेंद्र गुड मॉर्निंग, निश्चय गुड मॉर्निंग, सुजंग गुड मॉर्निंग, यस, और सुजंग गुड आफ्टरनून। यस सुजंग ने एकदम ठीक बोला है, सुजंग ने बोला गुड आफ्टरनून, और यहां पे टाइम हमें बता रहा है कि वास्तव में ये गुड आफ्टरनून ही है। हाँ जी, यस यस यस, ओके। तो बाकी सब लोग फटाफट से आ जाइए, और आप लोगों को आज यहां पर दिख ही रहा है कि हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं। आज यहां पर मैं आप लोगों के साथ में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को रिवाइज करने वाला हूं। तो चलिए 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 जल्दी से सब लोग आ जाइए, और मेरे साथ में अब आप लोग फटाफट से रिवीजन शुरू करेंगे, और रिवीजन में आपको करवाने वाला हूं आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। यस, और जिन जिन बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड कर रखी है, कॉस्टिंग का बैच जिन बच्चों ने ले रखा है, वो सब लोग अपने अपने रजिस्टर खोल लीजिए। तो जो स्क्रीन पर आपको यहां पर नोट्स लिखे हुए दिख रहे हैं वो आप लोगों को अपने रजिस्टर में भी मिल जाएंगे, और आप लोग अपने रजिस्टर के साथ में जब मेरे साथ में रिवाइज करोगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा जो है वो रिवीजन आपका हो पाएगा। यस, तो यस पीपल टेल मी, फटाफट से मुझे बताओ कि क्या आप लोग रिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार है। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आप लोग रिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार है, और अगर तैयार है तो हम लोग फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। यस, जल्दी से चैट बॉक्स में जाओ, और चैट बॉक्स में जाकर के मुझे बताओ कि आप लोग बिल्कुल तैयार हैं रिवीजन के लिए। तो हम लोग फटाफट से रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि मेरे आगे आने वाले जो रिवीजन वीडियोस हैं वो सारी की सारी रिवीजन वीडियोस का आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। आप लोगों का कोई भी
रिवीजन वीडियो जो है वो आप लोगों का मिस नहीं हो। अभी हम लोग कॉस्टिंग का रिवीजन जो है वो हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है उसका रिवीजन करने वाले हैं। आज अपन लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का रिवीजन करने वाले हैं। और बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का रिवीजन करने के बाद, जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है इसका रिवीजन करने के बाद में फिर मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग का रिवीजन जो है वो मैं आप लोगों को करवाऊं। ठीक है, तो जो रिवीजन है वो हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो के बाद में प्रोसेस कॉस्टिंग का जो रिवीजन है वो हम लोग करने की सोच रहे हैं। उसमें मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग भी रिवाइज करवाऊंगा, इक्विवेलेंट भी रिवाइज कराऊंगा और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ये भी मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अपन आज की क्लास में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट करेंगे और कल की क्लास में अपन लोग प्रोसेस कॉस्टिंग, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो आपके फोन की घंटी बज जाए। ठीक है, चलो आइए बेटा सब लोग अब मेरे साथ में फटाफट शुरू करेंगे। सबसे पहला बेटा कॉस्टिंग जो है वहां पर हम दो चीजों की कॉस्टिंग करते हैं, या हम लोग बोले इंडस्ट्री में हमेशा दो तरह के व्यापारी या दो तरह के बिजनेसेस जो हैं वो प्रिवेल करते हैं। एक जहां पर गुड्स को बनाया और बेचा जाता है और दूसरा जहां पर सर्विसेज को बेचा जाता है। अगर गुड्स बनाने वाला या प्रोडक्ट बनाने वाला अगर अपनी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग। लेकिन बेटा अगर सर्विस प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर अगर अपनी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस निकालता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं उसे अपन लोग? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग। तो बेटा अगर एक सर्विस प्रोवाइडर अपनी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस कैलकुलेट करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं पंखा बनाने का काम करता हूं और अगर मैं कॉस्ट पर फैन कैलकुलेट करता हूं तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्टिंग। लेकिन अगर मैं एक टीचर हूं और मैं अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालता हूं देन दैट इज कॉल्ड सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। एक डॉक्टर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो डॉक्टर अगर अपनी कॉस्ट पर पेशेंट निकाले तो वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। एक लॉयर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अगर वो अपनी कॉस्ट पर केस या पर हियरिंग अगर निकालता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो लोग माल बेच रहे हैं वो लोग करते हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग और जो लोग अपनी सर्विसेज बेचते हैं वो लोग करते हैं सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो आप लोगों को यहां पर पढ़ाने हैं। सबसे पहला मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मतलब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के पूरे चैप्टर के अंदर आप लोग जानते हो 3 ही स्टेप होंगे। ठीक है, मतलब सवाल कोई भी हो, मतलब कोई भी सवाल आ जाए, किसी भी तरह की सर्विस आ जाए, आपको सिर्फ तीन स्टेप जो है वो लगानी है और वो सारी की सारी सर्विसेज में सेम ही रहती है। तो 3 जो बेसिक स्टेप है वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मतलब ट्रकों की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब जो पैसेंजर्स हैं उनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे होटल्स की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, हॉस्पिटल्स की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सिनेमा हॉल की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बॉयलर हाउस की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, पावर जनरेशन प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और जो लाइब्रेरीज हैं उन लाइब्रेरीज की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी अपन लोग यहां पर पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं बेटा इसके अलावा भी और बहुत सारी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो सकती है, जैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स हैं, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी सर्विस कॉस्टिंग हो सकती है क्योंकि आप लोग जानते हैं दुनिया में हजारों तरह के सर्विस प्रोवाइडर हैं और ऑब्वियस सी बात है अगर दुनिया में हजारों तरह के सर्विस प्रोवाइडर हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी हजारों तरह के लोगों के लिए हो सकती है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किसी के भी बारे में हो, लगनी उसमें 3 ही स्टेप हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा बेसिक स्टेप्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। चलो अब आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्टेप है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की वो 3 है। मतलब आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हमेशा 3 स्टेप में करनी है। सबसे पहला काम है कि आप लोगों को यह कैलकुलेट करना है कि आपने टोटल कितनी यूनिट ऑफ सर्विस जो है वो जनरेट की है। आपने टोटल कितने यूनिट ऑफ सर्विस जो है वो आपने जनरेट की है, आपको सबसे पहले यह पता करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं 1 साल की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर रहा हूं तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि मैंने पूरे साल भर में कितने स्टूडेंट पढ़ाए। अगर एक होटल वाला अपनी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर रहा है तो वो कैलकुलेट करेगा उसने साल भर में कितनी बार अपने कमरों को किराए पे दिया। अगर
एक गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो अगर अपनी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर रही है तो वो कैलकुलेट करेगी सबसे पहले कि उसने टोटल कितने टन्स को ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मतलब ये बसेस वगैरह, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर है तो वो कैलकुलेट करेगी उसने टोटल कितने सारे पैसेंजर्स को साल भर में ट्रैवल करवाया, एंड दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ टोटल सर्विस यूनिट प्रोवाइडेड। तो बेटा जब आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आपको यह फाइंड आउट करना है कि आपने पूरे साल भर में टोटल कितने यूनिट ऑफ सर्विस प्रोवाइड की है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा जहां पर हम खुद ही अपनी सर्विस को कंज्यूम करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने खुद ही अपनी सर्विस को कंज्यूम किया है तो आप ध्यान रखना कि आपको सिर्फ सेलेबल क्वांटिटी जो है अपनी सर्विस की वही आपको लेनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10,000 यूनिट सर्विस प्रोवाइड की लेकिन उसमें से 1,000 यूनिट आपने खुद ने काम में लिया है, इसका मतलब आपने सेलेबल सर्विस जनरेट की है सिर्फ 9,000। और ध्यान रखना आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करते टाइम सिर्फ 9,000 को ही कंसिडर करना है, बाकी का 1,000 आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो आप ये ध्यान रखना जितनी सेलेबल सर्विस आप प्रोवाइड करते हो आपको सिर्फ वही यहां पर फाइंड आउट करनी है। नंबर 2, अब अगली बात आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है कि पूरे साल भर में आपने जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगाई है, पूरे साल भर में आपने जितना भी खर्चा किया है वो पूरे के पूरे खर्चे का टोटल लगा लो। जैसे अगर मान लो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर रहे हो तो आप पूरे साल भर के खर्चे जोड़ लो। रेंट कितना लगा, बिजली का बिल कितना आया, पानी का खर्चा कितना लगा, साफ सफाई का खर्चा कितना लगा, टीचर्स को जो सैलरी दी वो सैलरी जो है वो हमने कितनी दी है, बिजली का जो बिल आया है वो कितना आया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स लगता है या जो बिल्डिंग के बाहर हम लोग पोस्टर लगाते हैं उसका टैक्स जो लगता है वो सारे के सारे टैक्सेस को जोड़ लो। जो हमने एडवर्टाइजिंग की उसका खर्चा जोड़ लो, जो हमने अपने मैनेजमेंट वाले स्टाफ को और जो हमारे जो गेट कीपर वगैरह है उनको हमने जितनी सैलरी दी वो सब जोड़ लो। मतलब कुल मिलाकर आप तो सारा का सारा खर्चा जोड़ लो, और सारा का सारा खर्चा जोड़ लोगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आपने सारा का सारा खर्चा जो है वो जोड़ लिया तो आपके पास आ जाएगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेकिन टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते टाइम आपको दो बातों का ध्यान रखना है। प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते टाइम आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट उतने ही पीरियड की जोड़नी है जितने पीरियड का आपने सर्विस यूनिट लिया है। मतलब मान लो अगर आपने सर्विस यूनिट स्टेप नंबर 1 में जो आपने सर्विस प्रोवाइडेड कैलकुलेट किया वो अगर 1 महीने का कैलकुलेट किया तो याद रखना कि आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी 1 महीने की ही कैलकुलेट करनी है। अगर आपने सर्विस यूनिट प्रोवाइडेड जो है वो अगर आपने 1 साल का कैलकुलेट किया है तो याद रखना कि आपको जो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वो भी आपको पूरे 1 साल की कैलकुलेट करनी है। मतलब जितनी ड्यूरेशन की सर्विस यूनिट है उतने ही ड्यूरेशन की ऑपरेटिंग कॉस्ट लेना। मैं आपको बता दूं बहुत बार मेरे पास में बच्चों का ये सवाल आता है, सर आपको कैसे पता चलता है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के सवाल को 1 महीने में सॉल्व करना है कि 1 साल में सॉल्व करना है? मैंने बोला इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के सवाल को चाहे 1 महीने में सॉल्व करो या आप उसे पर एनम बनाकर मतलब 12 महीने का बनाकर सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। बस मेन बात यह है कि दोनों सेम होनी चाहिए। सर्विस यूनिट अगर 1 महीने का है तो बेटा कॉस्ट भी 1 महीने की ही होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कॉस्ट पैसिव है, सर्विस यूनिट एक्टिव है। सर्विस यूनिट इस पे हमेशा कंसंट्रेट करना कि अगर सर्विस यूनिट तुमने 1 महीने का लिया है तो ध्यान रखना ऑपरेटिंग कॉस्ट भी तुमको 1 महीने की लेनी है। सर्विस यूनिट अगर 1 साल का लिया है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी तुमको 1 साल की निकालनी है। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच इज डन बाय ऑल दी स्टूडेंट्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स के द्वारा ये वाली गलती जो है वो बहुत बार की जाती है। और नंबर 2 दूसरी बात, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट में कभी भी किसी एबनॉर्मल लॉस को या एबनॉर्मल आइटम को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार की पेनल्टी लगती है, फाइन लगता है या लॉस बाय फायर हो जाता है या लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है तो आप ध्यान रखिएगा वो सब एबनॉर्मल लॉस है। वो सारी की सारे एबनॉर्मल लॉस जो है वो कॉस्टिंग P&L में जाएंगे, आप लोगों ने कभी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। आप लोगों को याद होगा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जिसमें जो एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें ट्रक वाला एक क्वेश्चन था जिसमें हमारा ट्रक जो है वो 10 बार जाता है, बीच में सी स्टेशन पर रुक करके जाता है, उसमें से आते टाइम वो 2 बार ओवरलोडिंग करके लाया था। एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है। और बेटा उस ओवरलोडिंग वाले सवाल के अंदर क्वेश्चन ने बताया था कि एक बार पुलिस ने पकड़ लिया और 2000 का फाइन लगा दिया। अब मैंने वहां पर भी आपको बताया था ये जो 2000 का फाइन है ये एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल एक्सपेंस है, और हम लोग कभी भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को, एबनॉर्मल खर्चों को हम लोग कभी भी
एबनॉर्मल खर्चों को अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। वैसे ही वाली बात जिन बच्चों ने कॉस्टिंग का शुरुआती लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ा है, मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग कॉस्टिंग में हमेशा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, हम कभी भी एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते ही नहीं है। और इसी वजह से हम लोग कभी भी किसी एबनॉर्मल लॉस को या एबनॉर्मल एक्सपेंस को हम लोग अपनी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते जब हम लोग अपनी पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। तो बेटा ये जो यहां पर हम लोग अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस निकाल रहे हैं, और यहां पर भी मैं किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल खर्चा या एबनॉर्मल लॉस जो है वो नहीं लूंगा। यस आयुष गुड मॉर्निंग, हाइड्रा गुड मॉर्निंग। हाइड्रा मानव यार तुम्हारा असली नाम लिखो, असली नाम मुझे बताओ कि तुम्हारा असली नाम क्या है, ताकि मैं उसी से तुम्हें बोलूं। ये हाइड्रा मानव जो है ना, ये बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा ओके यस, अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तो मैंने यहां पे सर्विस यूनिट कैलकुलेट कर लिया है, मैंने यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में मैं टोटल सर्विस यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस आ जाएगी। मतलब मैंने टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चल जाएगा मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर स्टूडेंट जो है वो कितनी है। ठीक है, अगर मैंने टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में नंबर ऑफ पेशेंट से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास हॉस्पिटल की कॉस्ट पर पेशेंट आ जाएगी। अगर मैंने होटल की ऑपरेटिंग कॉस्ट में अगर मैंने नंबर ऑफ रूम डेज से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास कॉस्ट पर रूम पर डे आ जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो पॉइंट यहां पर यह है कि मैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में टोटल सर्विस यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, और ऐसा करने पर मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस आ जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म। तो देखो ना यार कितना आसान काम है। मतलब सोचो, सबसे पहला सर्विस यूनिट निकालो, नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो, पर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते टाइम ध्यान रखना उतने पीरियड की निकालना जितने पीरियड का तुमने सर्विस यूनिट ले रखा है। और दूसरी बात, किसी भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल खर्चे को इंक्लूड मत करना, ठीक है। और उसके बाद में टोटल कॉस्ट में टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ओके, बात खत्म। चलो, इसके बाद में बेटा हमने सबसे पहले शुरू किया था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। आप लोग जानते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब होता है वो सारी की सारी एंटिटीज जो कस्टमर के सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं। मतलब जैसे ये ट्रक वाली कंपनियां, तो ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो हैं, ये जो ट्रक वाले हैं, लॉरी वाले हैं बेटा, इन्हें हम लोग बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है इनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो हम लोग करेंगे। अब एक बात को सुनना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का तरीका यही 3 स्टेप रहेगी। सर्विस यूनिट निकालो, नंबर 2 कॉस्ट को जोड़ो और भाग लगा दो। अब ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट को कैसे जोड़ना है ये मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा, डिवाइड कैसे करना है ये सिखाने वाली कोई बात नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों से हर सर्विस में मैं आपके साथ में एक ही बात को डिस्कस करूंगा कि आखिर इस सर्विस का सर्विस यूनिट निकालते कैसे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर मैं हर टॉपिक के अंदर तुमसे डिस्कस करूंगा कि हर एक सर्विस का सर्विस यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालनी है, सारे खर्चों का टोटल लगाकर। अब सारे खर्चों का टोटल कैसे लगाना है ये तो मेरे डिस्कस करने लायक बात नहीं है, डिवाइड कैसे करना है ये भी मेरे डिस्कस करने वाली बात नहीं है। मेन जो डिस्कशन हमारा रहेगा वो हमेशा किसके ऊपर रहेगा कि सर्विस यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो बेटा, वो सारी की सारी एंटिटीज जो कस्टमर का माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। और गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का जो सर्विस यूनिट होता है वो होता है टन किलोमीटर। मतलब जितनी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर निकालती हैं। कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर निकालती है, मतलब वो ये कैलकुलेट करके देखती है कि एक टन को यदि 1 किलोमीटर तक ले जाया जाए तो हमारा कितना खर्चा लगता है। तो वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पर टन पर कैलकुलेटर कैलकुलेट करती हैं। तो यहां पर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस है उनका सर्विस यूनिट हो गया टन किलोमीटर। अब क्वेश्चन आता है ये टन किलोमीटर निकालते कैसे हैं? बहुत सिंपल है, टन किलोमीटर का मतलब होता है टन इंटू किलोमीटर। समझ में आ रही मेरी बात? टन इंटू किलोमीटर। अगर मैं 10 टन को 100 किलोमीटर तक लेके गया, 10 टन को 100 किलोमीटर तक लेकर गया, तो मेरे टन किलोमीटर कितने हो गए? 1000। 10 टन इंटू 100 किलोमीटर, तो मेरे टन किलोमीटर हो गए कितने? 1000। तो टन किलोमीटर कैलकुलेट करने का तरीका है टन इंटू किलोमीटर। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना,
जो हमारा सर्विस यूनिट है दैट इज टन किलोमीटर, और टन किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉमर्शियल टन किलोमीटर और दूसरा होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। दोनों के बीच में फर्क क्या है? जो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है वो एग्जैक्ट टन किलोमीटर है, मतलब एग्जैक्टली इतने ही टन किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, इतनी सर्विस प्रोवाइड की है। तो ये जो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है ये एग्जैक्ट टन किलोमीटर होता है, लेकिन कॉमर्शियल टन किलोमीटर का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट टन किलोमीटर। मेरी बात को समझ में आ रहा है? तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली हमने कितने टन किलोमीटर्स की सर्विस जनरेट की है, और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब होता है हमने एग्जैक्ट कितने टन किलोमीटर्स की हमने सर्विस जो है वो प्रोवाइड की है। अब आप बोलोगे सर एब्सोल्यूट कैसे निकलता है और कॉमर्शियल कैसे निकलता है? एब्सोल्यूट कैसे निकलेगा? जितने टन जितने किलोमीटर लेकर के गए हो वो मल्टीप्लाई कर दो तो एग्जैक्ट टन किलोमीटर आ जाएगा। जैसे मैं D1 डिस्टेंस तक T1 टन्स को लेकर गया, मैं D2 डिस्टेंस तक T2 टन्स को लेकर गया, मैं TN डिस्टेंस तक TN टन्स को लेकर के गया, और मैंने तीनों को यहां पर जोड़ दिया तो मेरे पास में आ गया एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जैक्ट दूरी को एग्जैक्ट वजन से मल्टीप्लाई किया, मैंने एग्जैक्ट दूरी को एग्जैक्ट वजन से मल्टीप्लाई किया है, और एग्जैक्ट दूरी को अगर मैं एग्जैक्ट वजन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास में जो टन किलोमीटर आएगा वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। मैंने एक्यूरेट दूरी को उसी के वजन से मल्टीप्लाई किया है, दूसरी दूरी को मैंने उसी के वजन से मल्टीप्लाई किया है, तीसरी दूरी को मैंने उसी के वजन से मल्टीप्लाई किया है, तो जो टन किलोमीटर मेरे पास निकल कर आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट निकल कर आएगा। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। लेकिन बेटा कॉमर्शियल टन किलोमीटर जो है ये हमें एग्जैक्ट टन किलोमीटर्स नहीं देता, बल्कि ये हमें अप्रॉक्सीमेट टन किलोमीटर्स देता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमने कितने टन किलोमीटर्स की सर्विस जो है वो जनरेट की है। सर इसका फंडा क्या है? इसका फंडा है कि हम लोग एवरेज टन्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल डिस्टेंस से। बेटा कॉमर्शियल टन किलोमीटर कैसे निकलता है? एवरेज टन्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल डिस्टेंस से, तो हमें अप्रॉक्सीमेट टन किलोमीटर जो है वो हमें मिल जाता है। और बेटा ये जो अप्रॉक्सीमेट टन किलोमीटर है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल टन किलोमीटर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पे ध्यान से देखो, मैंने यहां पे इसका जो पूरा मतलब है वो भी यहां पर आपको लिखवा रखा है, ये रहा, ये मैंने यहां पर आपको लिखवा रखा है। कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालने के लिए हम लोग एवरेज वेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल डिस्टेंस से। तो अब ऑब्वियस ही बात है यार, अगर आप एवरेज वेट को टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो टन किलोमीटर तो आ गया, क्योंकि आप टन और किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपने एवरेज टन को टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके टन किलोमीटर निकाला है, आपने एग्जैक्ट टन को उसी की दूरी से मल्टीप्लाई नहीं किया। T1 टन को अगर उसी की D1 डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते तो ये एग्जैक्ट होता, लेकिन आपने यहां पर एवरेज वेट को, एवरेज टन्स को टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया है, तो टन किलोमीटर तो आपका आ गया क्योंकि आपने टन को किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट टन किलोमीटर नहीं आएगा, बल्कि ये आपका अप्रॉक्सीमेट टन किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे करना कैसे? T1 प्लस T2 प्लस TN, जितने भी वजन तुम्हें दे रखे हैं वो जोड़ लो और उसमें डिवाइड कर दो नंबर से। मतलब जैसे आपने 3 टन्स ऊपर ले रखे हैं 6, 8, 9, तो डिवाइडेड बाई 3 कर दो। अगर आपने 6, 8, 9, 12 ऐसा ले रखा है तो 4 से डिवाइड कर दो। तो जितना वजन आपने ले रखा है डिवाइडेड बाय नंबर कर दोगे तो आपके पास एवरेज वेट आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, जो टोटल डिस्टेंस है उससे अपन लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसा करने पर हमारे पास आ जाएगा कॉमर्शियल टन किलोमीटर। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। जैसे यहां पे देखो, हमारा P स्टेशन है, Q स्टेशन है, R स्टेशन है। P से Q की दूरी 40 किलोमीटर है, Q से R की दूरी 60 किलोमीटर है, और बेटा R से P की दूरी 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर से। हम P से Q पर गए 10 टन्स लेकर, Q से R पे गए 6 टन्स लेकर, और R से वापस P पर आए 8 टन्स लेकर। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे यहां पे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 10 टन इंटू 40 किलोमीटर 400, 6 इंटू 60 किलोमीटर 360, और 80 इंटू 8 टन्स, 80 किलोमीटर इंटू 8 टन्स 640। तो अगर मैं यहां पे 400, 360 और 640 इन तीनों को अगर मैं यहां पे जोड़ लूं तो मैंने टोटल 1400 टन किलोमीटर की सर्विस प्रोवाइड की है एग्जैक्ट। तो ये जो 1400 है ना, ये तो हो गया आपका
एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। लेकिन अगर मुझे अंदाजा लगाना है, अप्रॉक्सीमेट टन किलोमीटर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? 10 टन लेके गया, 6 टन लेके गया, 8 टन लेके गया, टोटल कितना हो रहा है? 6 + 8 + 6, तो ये हो रहा है 24। 24 डिवाइडेड बाई 3, तो भाई ऑन एन एवरेज मेरी गाड़ी में वजन कितना है? 8 टन। 6 टन का वजन भी रहा, 10 टन का भी रहा, 8 टन का भी रहा, तो ऑन एन एवरेज मेरी गाड़ी के अंदर वजन कितना है? 8 टन। मल्टीप्लाइड बाई चले कितने? 40, 60 और 80, कुल मिलाकर 180 किलोमीटर्स। अगर मैं एवरेज वेट को टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1440 टन किलोमीटर्स। और ये जो 1440 टन किलोमीटर्स आए ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट है। और बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो बेटा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताओ कि क्या आपको एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है। एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट टन को उसी की दूरी से मल्टीप्लाई करना, और कॉमर्शियल है अप्रॉक्सीमेट। तो क्या कर रहे हैं? एवरेज वजन को टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यस। साकेत ने मुझे यहां पर बोल दिया कि सर हमें बात समझ में आ गई है, आप आगे चल सकते हो। यस, साकेत ने मुझे जवाब दे दिया है। बाकी लोग भी फटाफट से मुझे जवाब दो कि क्या आपको एकदम समझ में आ गया है। निश्चय बोल रहा है सर क्रिस्टल क्लियर, एकदम बात समझ में आ गई है सर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर मतलब एग्जैक्ट होता है और कॉमर्शियल टन किलोमीटर मतलब अप्रॉक्सीमेट होता है। और अप्रॉक्सीमेट कैसे? एवरेज वजन को टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो टन किलोमीटर तो आएगा, पर ये एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि आपने एवरेज वेट लिया है, तो ये अप्रॉक्सीमेट है। ओके, यस। चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या किया, मैंने यहां पे टोटल किलोमीटर्स भी कैलकुलेट कर लिए और टोटल टन किलोमीटर्स भी कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, और आप ध्यान से देखो मैंने एग्जैक्ट दूरी को उसी के वजन से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर मैंने एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाला है। वैसे आपको याद दिला दूं, मैंने आपको ये वाली बात जो क्लासेस है उनमें बताई थी। अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताए कि आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का इस्तेमाल करना है या कॉमर्शियल टन किलोमीटर का इस्तेमाल करना है, तो आप लोग हमेशा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का इस्तेमाल करोगे, कभी भी कॉमर्शियल टन किलोमीटर का इस्तेमाल नहीं करोगे। ओके, उसके बाद में हमने क्या किया, हमने यहां पर क्योंकि ये 4 हफ्तों का हमने टन किलोमीटर निकाला है, तो ध्यान से देखो बेटा मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट भी 4 हफ्तों की निकाली है और मैंने 4 हफ्तों की पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो मैंने यहां पे निकाल ली। अब इस सवाल में मुझसे 2 बातें पूछी गई थी। एक तो मुझे बोला था ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर बताओ और दूसरा बोला ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर बताओ। तो मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट में किलोमीटर से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर, और बेटा मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट में टन किलोमीटर से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर मेरे पास आ गया। तो भाई पर किलोमीटर मांग रहा है तो किलोमीटर से डिवाइड कर दो, टन किलोमीटर मांग रहा है तो टन किलोमीटर से डिवाइड कर दो। वैसे यहां पर मैं आपके साथ में एक बात को बहुत गहराई से डिस्कस करना चाहूंगा, इस 1.80 वाली बात को मैं आपके साथ में यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि ये लॉजिक आपको बहुत काम में आएगा जब आप लोग क्वेश्चन को एग्जाम में करोगे। जब हम लोग लिखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो बेटा हमारा मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर, तो इसका मतलब होता है पर टन पर किलोमीटर। मतलब 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने में हमारा 1.80 का खर्चा होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? 1 टन की 1 किलोमीटर की कॉस्ट है ये वाली। ठीक है, चलो आइए बेटा अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा अपने अगले टॉपिक को, और मेरा अगला टॉपिक है पैसेंजर सर्विसेज। तो मैंने गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में आप लोगों से बात कर ली है और गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। अब मैं आपके साथ में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बारे में बात करूंगा। ओके, ये लीजिए, ये आ गया। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का मतलब होता है वो सारी की सारी एजेंसीज, वो सारी की सारी एंटिटीज जो ह्यूमन बींग्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम कर रही हैं। वो सारी की सारी एंटिटीज जो ह्यूमन बींग्स को
एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती हैं, उन्हें हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है वो हम लोग कहते हैं। कई बार लोग बोलते हैं सर कैटल्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो कैटल्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं तो वो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस ही काउंट करती है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब होता है सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो बेटा यस बेटा सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं वो रहते हमेशा गुड्स ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के क्वेश्चन आने के चांसेस ही सबसे ज्यादा रहते हैं। निश्चय एक बात पूछ रहे हैं सर फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग दिखाने की जरूरत है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग अलग दिखाते हो या नहीं दिखाते। हमारे को एग्जाम में सिर्फ एक चीज पूछी जा रही है कि आप लोगों को कैलकुलेट करके बताना है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो आपसे ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर जो है वो मांगी जा रही है, तो उसके लिए आपको वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग अलग करके दिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। रादर मैं सच बताऊं तो ज्यादातर बच्चों का टाइम जो है वो इसी को सोचने में वेस्ट हो जाता है कि इसको रनिंग में डालें, इसको वेरिएबल में डालें कि इसको फिक्स्ड में डालें। तो ज्यादातर लोगों का अपना जब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को सॉल्व करने का टाइम आता है तो ज्यादातर लोग इसी में उलझ करके सवाल को गड़बड़ कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके कोई मार्क्स नहीं है, ये वेरिएबल और फिक्स्ड को क्लासिफाई करने के कोई नंबर नहीं मिलते, और क्योंकि वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग अलग करने के कोई नंबर नहीं मिलते तो आप लोग आराम से उसको स्किप कर सकते हो। आप तो अपनी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज कवर होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में बसेस भी कवर होंगी, ट्रेन्स भी कवर होंगे, एरोप्लेन्स भी कवर होंगे, शिप्स भी कवर होंगे, और जो हमारी कैब और टैक्सीज है, ये जो ओला उबर है, ये भी हमारी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में काउंट करेंगे। अब यहां पर ध्यान से सुनना, बसेस के अंदर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बसेस के अंदर, बसेस जो है उसके अंदर, बसेस के अंदर हमारा सर्विस यूनिट क्या होता है, पैसेंजर किलोमीटर्स। अब आप बोलेंगे सर पैसेंजर किलोमीटर्स, मैंने बोला अभी तुमको प्रूव करके बता देता हूं। एक बात मुझे बताओ कि अगर आपने कभी भी बस में ट्रेवल किया है तो बस वाला जब आप बस में चढ़ते हो तो जो टिकट कंडक्टर होता है वो आपसे क्या पूछता है, कहां जाना है एक और कितने लोग हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि पैसेंजर आपसे दो चीजें पूछ रहा है, कितने पैसेंजर हो और तुम्हें कितनी दूर जाना है। तो कितने पैसेंजर हो और कितनी दूर जाना है उसी के मुताबिक तुमसे टिकट के पैसे लिए जाएंगे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर तुम 4 जने जा रहे हो बस में तो पैसा कितना लगेगा, 4 लोगों का, और 8 जने जा रहे हो तो 8 जनों का। इसका मतलब यह हुआ कि जो बस वाले हैं वो पैसेंजर के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं। नंबर दो, आप अगर जयपुर से दिल्ली जा रहे हो तो आपका खर्चा, आपका टिकट सस्ता होगा, और अगर आप जयपुर से इंदौर जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका टिकट महंगा होगा। क्यों? क्योंकि जयपुर से दिल्ली की दूरी कम है और जयपुर से इंदौर की दूरी ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपसे दूरी के मुताबिक भी पैसे लिए जाएंगे और आपसे नंबर ऑफ पैसेंजर के हिसाब से भी पैसे लिए जाएंगे, और इसीलिए उनका सर्विस यूनिट होता है पैसेंजर किलोमीटर। मतलब वो ये फाइंड आउट करते हैं कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा कितना है। अब अगर तुम्हें जयपुर से दिल्ली जाना है तो जयपुर से दिल्ली की दूरी है 270 किलोमीटर, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे कि एक पैसेंजर को दिल्ली तक ले जाना मतलब 270 किलोमीटर दूर ले जाने का खर्चा कितना लग रहा है। जयपुर से इंदौर की दूरी है 500 किलोमीटर, तो वो क्या करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने की कॉस्ट है इतनी, तो एक पैसेंजर को 500 किलोमीटर दूर ले जाने की कॉस्ट है कितनी, तो एक पैसेंजर को जयपुर से इंदौर ले जाने में कितना खर्चा लग रहा है वो आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ध्यान रखना, बसेस के अंदर जो सर्विस यूनिट होता है वो होता है पैसेंजर किलोमीटर। ट्रेन के अंदर भी सर्विस यूनिट होता है पैसेंजर किलोमीटर, लेकिन बेटा एरोप्लेन और शिप के अंदर दूरी जो नापी जाती है वो किलोमीटर में नापी नहीं जाती, वो मील में नापी जाती है, माइल्स में नापी जाती है। तो वहां पर आपका सर्विस यूनिट होता है पैसेंजर माइल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? एरोप्लेन में भी पैसेंजर माइल, शिप में भी पैसेंजर माइल। लेकिन सुनो, अब आ जाओ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर मैं आ गया हूं, और अब बात आ गई है कैब्स के बारे में। अब आप ये ध्यान रखना, जो कैब्स है, जो ओला उबर है, आप जल्दी से मुझे बताओ कि जब आप ओला उबर में ट्रैवल करते हो तो ओला उबर वाले जो है वो आपसे ये पूछते हैं आपको कहां जाना है, वो आपसे ये नहीं पूछते कितने पैसेंजर हो। ठीक है, पूल वाली बात अलग है। आप मुझे बताओ कि ओला उबर में जब आप लोग ट्रैवल करते हो तो ओला उबर में जब आप लोग बुकिंग कराते हो तो आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है, आपको कहां जाना है। तो वो आपसे सिर्फ दूरी के मुताबिक पैसे लेते हैं, वो पैसेंजर के मुताबिक पैसे नहीं लेते।
वो आपसे दूरी के मुताबिक पैसे लेते हैं, वो आपसे पैसेंजर के मुताबिक पैसे नहीं लेते। इसका मतलब उनका जो सर्विस यूनिट है वो सर्विस यूनिट होता है सिर्फ पैसेंजर। उनका सर्विस यूनिट क्या है? उनका सर्विस यूनिट सिर्फ पैसेंजर है, सॉरी उनका सर्विस यूनिट सिर्फ किलोमीटर है। वो आपसे सिर्फ किलोमीटर के पैसे लेते हैं, वो नंबर ऑफ पैसेंजर से उनको मतलब नहीं है, क्योंकि वो कार में 4 जनों के बैठने की जगह और वो 4 जनों से ज्यादा कभी बिठाएंगे नहीं, और आप 1 जना जाओ चाहे 4 जने जाओ वो आपसे बराबर ही पैसे लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका सर्विस यूनिट सिर्फ किलोमीटर है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे जवाब दो कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो कितनी तरह की होती है? 5। बसेस हैं, ट्रेन है, एरोप्लेन है, शिप है और कैब्स है। आपको मालूम है बसेस का सर्विस यूनिट होगा पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने में कितना पैसा लग रहा है। उसी के मुताबिक वो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसी के मुताबिक वो अलग अलग स्टेशन के टिकट फिक्स करेंगे। ट्रेन का भी सर्विस यूनिट होता है पैसेंजर किलोमीटर, मतलब जो भारतीय रेलवे है वो भी कैलकुलेट करती है कि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितनी है, और फिर पैसेंजर को जितने किलोमीटर की ट्रैवल करनी है उसके मुताबिक उससे टिकट के पैसे लिए जाते हैं। एरोप्लेन में और शिप्स में भी यही सिस्टम रहता है, लेकिन एरोप्लेन और शिप्स में दूरी को किलोमीटर की जगह माइल्स में नापते हैं, इसलिए उनका सर्विस यूनिट होता है पैसेंजर माइल्स। ठीक है, लेकिन कैब्स की बात करें तो कैब जो है उसके अंदर जो सर्विस यूनिट है वो सिर्फ किलोमीटर होता है, क्योंकि कैब में क्या आप नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हो उससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, आपको कितनी दूर जाना है, तो उनका सर्विस यूनिट क्या होता है? सिर्फ किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये पैसेंजर किलोमीटर और पैसेंजर माइल कैसे कैलकुलेट होते हैं, और सर कैब के लिए ऑक्यूपाइड किलोमीटर कैसे कैलकुलेट होते हैं? सीधा जवाब सुनो, अब यहां पर ध्यान से सुनो। पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल वही है जो टन किलोमीटर को कैलकुलेट करने का तरीका था, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि यहां पर पैसेंजर सर्विसेज के केस में एब्सोल्यूट पैसेंजर किलोमीटर ही होता है, यहां पर कॉमर्शियल पैसेंजर किलोमीटर नहीं निकलता। मेरी दोबारा बात सुन लो बेटा, ट्रकों के केस में एब्सोल्यूट टन किलोमीटर भी होता है, कॉमर्शियल टन किलोमीटर भी होता है, लेकिन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मतलब ये बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप्स और कैब्स, यहां पर पैसेंजर किलोमीटर सिर्फ एब्सोल्यूट वाला होता है, यहां कॉमर्शियल पैसेंजर किलोमीटर जैसी कोई भी चीज नहीं होती, मतलब यहां पर सिर्फ एब्सोल्यूट पैसेंजर किलोमीटर होता है। अब आप पूछेंगे सर एब्सोल्यूट पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे? सेम, पैसेंजर इनटू किलोमीटर। आपने P1 पैसेंजर को D1 दूरी तक लेके गए, प्लस P2 पैसेंजर को D2 दूरी तक लेके गए, प्लस P3 पैसेंजर को D3 दूरी तक लेके गए, प्लस P4 पैसेंजर को D4 दूरी तक लेके गए, सबको जोड़ दो, मतलब एग्जैक्ट पैसेंजर को एग्जैक्ट किलोमीटर से जोड़ दो, एग्जैक्ट किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में एग्जैक्ट पैसेंजर किलोमीटर जो है वो आ जाएंगे, और जो एग्जैक्ट पैसेंजर किलोमीटर है बस वही अपने को यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में इस्तेमाल करने हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मान लीजिए बस है तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? पैसेंजर इंटू किलोमीटर। अगर ट्रेन है तो क्या कैलकुलेट करोगे? पैसेंजर इंटू किलोमीटर। अगर आप प्लेन की बात करोगे तो आप करोगे पैसेंजर इंटू माइल्स। शिप की बात करोगे तो पैसेंजर इंटू माइल्स। ठीक है, लेकिन अगर आप कैब की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर रहे हो तो कैब की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करते टाइम नो पैसेंजर, आप वहां पर सिर्फ कैलकुलेट करोगे किलोमीटर, क्योंकि कैब वाले सिर्फ अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं और वो उसी के हिसाब से आपसे पैसे लेते हैं। ठीक है, इसलिए वो कभी भी, हाँ जी राहुल जायसवाल बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। बेटा आप लोग जल्दी से मुझे बताइए क्या साउंड प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, मुझे यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर साउंड प्रॉपर्ली जा रहा है। हाँ जी, बाकी लोग फटाफट से मुझे बताएंगे कि साउंड की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? ऑल ओके, साकिर बोल रहा है ऑल ओके। राहुल तुमने म्यूट कर रखा है, ठीक है, तो तुम जरा अपना वाला जो म्यूट है उसको ठीक करो। ठीक है, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहां पर पैसेंजर किलोमीटर मैं कैसे निकालूंगा? ये मेरे टोटल किलोमीटर हैं और ये मेरी बस के पैसेंजर हैं, तो मैंने किलोमीटर को पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास पैसेंजर किलोमीटर आ गए, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का तरीका वही है। सबसे पहले टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो, आप सर्विस यूनिट मतलब आप पैसेंजर किलोमीटर निकालो और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दो, तो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगी।
लेकिन अब मैं यहां पर आपको कुछ खास बात समझाने जा रहा हूं जो आप लोगों को मेरी बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब यहां पर आपके लिए बहुत 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 जरूरी बात आ चुकी है। और मैं आपको बता दूं आज के रिवीजन में यह सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। अगर आपने आज के इस पूरे रिवीजन में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, एक जो मैं अब समझाने जा रहा हूं यहां पर, और एक मैं आगे चल के आप लोगों को समझाऊंगा। वो ये दो चीजें हैं जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में सबसे मुश्किल है, और यहीं पर सारे के सारे जो बच्चे हैं वो गलती करते हैं। इसलिए प्लीज इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। चलो एक बात पहले इजी वाली समझा देता हूं। कैब्स के केस में सर्विस यूनिट होता है ऑक्यूपाइड किलोमीटर्स। अब आप बोलेंगे ऑक्यूपाइड किलोमीटर क्या होता है? बेटा आपको पता है कि अगर एक कैब दिन भर में 1000 किलोमीटर चल रही है, एक कैब अगर दिन भर में 1000 किलोमीटर चल रही है, तो मैं आपको बता दूं इसमें से काफी किलोमीटर ऐसे होते हैं जब वो कैब पैसेंजर के घर तक आने के लिए चल रही है या पैसेंजर को छोड़ने के बाद वापस स्टैंड पर जाने के लिए चल रही है। आपको पता है कैब कहां रहती है? अपने स्टैंड पर। कैब कहां रहती है? स्टैंड पर। अब आपने क्या किया, आपने जब कैब को बुक कराया तो आप देखते हो आपको दिखाई देता है कैब आपसे 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। जब आप कैब बुक कराते हो तो आपको दिखाई देता है कैब 2 किलोमीटर दूर है, फिर वो 2 किलोमीटर दूर से कैब आपके घर तक आती है। अब ध्यान से सुनना, ये जो 2 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कैब ने की है, इस 2 किलोमीटर की ट्रैवलिंग के पैसे आपसे चार्ज नहीं किए जाते। जिस टाइम पर आप टैक्सी में कैब में बैठते हो वहां से आपसे पैसे चार्ज होना शुरू होते हैं, और जब आपको वो टैक्सी वाला आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ देता है, आप वहां तक जितने भी किलोमीटर होते हैं आप उतने किलोमीटर के पैसे उसको दे देते हो। बोलो हां कि ना? सही बात है। और वो आपको छोड़ने के बाद में वापस अपने स्टैंड पे चला जाता है। तो आप सोचो आपके पास आने से पहले जो उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया उसका पैसा आप नहीं दे रहे, आपको छोड़ने के बाद वापस स्टैंड तक जाने के लिए उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया उसका भी पैसा कोई नहीं दे रहा। तो ये जो 4 किलोमीटर है ना, ये एम्प्टी किलोमीटर्स कहलाते हैं। मतलब ये 4 किलोमीटर वो है जब टैक्सी के अंदर कोई भी जना बैठा हुआ नहीं है, वो कोई भी जना टैक्सी के अंदर बैठा हुआ नहीं है, टैक्सी खाली चल रही है और इसका पैसा हमको नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, और आप लोग सब लोग जल्दी से मुझे जवाब देंगे कि ये जो नुकसान हो रहा है, ये जो 4 किलोमीटर कैब खाली चल रही है, ये जो लॉस है, ये नॉर्मल लॉस है कि अबनॉर्मल लॉस है? जल्दी से मुझे बताएंगे। यस, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। यस, मैं आप सब लोगों के लिए वेट कर रहा हूं, और आप लोग सब लोग मुझे यहां पर फटाफट से बताएंगे कि ये जो टैक्सी 2 किलोमीटर पहले खाली चली, 2 किलोमीटर बाद में खाली चली, ये जो 4 किलोमीटर खाली चली है, ये 4 किलोमीटर का जो नुकसान है, ये नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? जल्दी से मुझे बताएंगे। और अभी निश्चय ने जवाब दिया है नॉर्मल लॉस, सुजंग ने जवाब दिया है नॉर्मल लॉस, और मैं इंतजार कर रहा हूं कि बाकी लोग भी जल्दी से मुझे जवाब देंगे। जल्दी से बताओ दोस्तों, ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? और तब तक, जब तक ये लोग जवाब दे रहे हैं, तब तक आप लोग ध्यान रखें, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। और जरा साइड में जरा ये नीचे जो है ये भी आप लोग ध्यान रखो कि अगर आप लोगों को क्लासेस ऑर्डर करनी है तो आप लोगों को मेरी अकाउंट्स, एडवांस्ड अकाउंट्स कॉस्टिंग एफएम की क्लास अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आप लोग ऑर्डर करेंगे ravisaukhiyaclasses.com पर, यहां पर जाकर आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और यस गाइस, अब यहां पर यस, और यहां पर मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि निश्चय जो है ना वो तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। अंबुज ने भी बता दिया सर नॉर्मल लॉस है, सुजंग ने भी बता दिया है नॉर्मल लॉस है, और बिल्कुल सही बात है, ये नॉर्मल लॉस है। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा नॉर्मल लॉस का मतलब आमतौर पे हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि जो अनअवॉइडेबल है वो नॉर्मल लॉस है। नहीं, अनअवॉइडेबल सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है। अनअवॉइडेबल सारे के सारे लॉसेस को नॉर्मल लॉस नहीं बोल सकते हैं। ये वाली बात मैंने आप लोगों को बहुत गहराई से समझा रखी है अपने लेक्चर में। मैंने आपको बताया था वो लॉस जो वाकई में लॉस नहीं है, आपके बिजनेस को ऑपरेट करने की प्रोसेस है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। अब जैसे वो कैब का 2 किलोमीटर चलकर हमारे घर तक आना और हमें छोड़कर वापस 2 किलोमीटर जाना, ये जो लॉस है ना, ये जो 4 किलोमीटर का नुकसान है, वास्तव में ये नुकसान नहीं है, बल्कि हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने की एक प्रोसेस है, और हम इसके बिना अपने बिजनेस को ऑपरेट कर ही नहीं सकते। तो ये जो लॉस है ना, ये हमारा नॉर्मल लॉस है। और आप लोग जानते हैं नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को हमेशा बाकी के बचे हुए यूनिट्स बियर करते हैं। मतलब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को भी हम हमेशा बाकी के बचे हुए यूनिट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखो, जब आप कैब की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करोगे
तो कैब की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करते टाइम आप कभी भी टोटल किलोमीटर से डिवाइड नहीं करोगे, आप हमेशा ऑक्यूपाइड किलोमीटर से डिवाइड करोगे। मतलब वो किलोमीटर जब गाड़ी के अंदर पैसेंजर बैठा हुआ था, वो जो ऑक्यूपाइड वाले किलोमीटर है, आप सिर्फ उन्हीं से डिवाइड करोगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऑक्यूपाइड वाले किलोमीटर से डिवाइड करोगे तो नॉर्मल लॉस जो है उसकी कॉस्ट बाकी के बचे हुए किलोमीटर में डिवाइड हो जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में? मेरी बात को समझो। मैंने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, मेरी टैक्सी जो है वो 10,000 किलोमीटर चली, लेकिन उसमें से 2,000 किलोमीटर मेरी टैक्सी खाली चली है, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, ये जो 1 लाख रुपए मेरा खर्च हो रहा है, ये 10,000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग के लिए खर्च हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूं 10,000 में से 2,000 किलोमीटर एम्प्टी ट्रैवलिंग थी और ये नॉर्मल लॉस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट में डिवाइड करूंगा 8,000 से, और अगर मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट में 8,000 किलोमीटर से डिवाइड किया तो ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है वो बाकी के बचे हुए 8,000 किलोमीटर में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो हमारी नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है वो हमारे बाकी के बचे हुए 8,000 किलोमीटर में डिवाइड हो जाएगी। तो आप ध्यान रखना कि आप लोग जब कैब के केस में आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट में डिवाइड करो तो आप लोगों को ऑक्यूपाइड किलोमीटर से डिवाइड करना है, एम्प्टी किलोमीटर से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि एम्प्टी किलोमीटर जो है वो नॉर्मल लॉस है, और आप लोग जानते हो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को हमेशा बाकी के बचे हुए यूनिट बियर करते, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को बाकी के बचे हुए 8,000 किलोमीटर जो है वही बियर करेंगे। तो आप जल्दी से मुझे बताओ कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालना है? पैसेंजर इंटू किलोमीटर, सिंपल एज दैट, सिंपल। और यहां पर ध्यान रखना, यहां पर एब्सोल्यूट ही निकलता है, कॉमर्शियल नहीं निकलता, मतलब यहां पे एग्जैक्ट निकलेगा, अप्रोक्सीमेट नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और टैक्सी के केस में आपको हमेशा ऑक्यूपाइड किलोमीटर से डिवाइड करना है, कभी भी टोटल किलोमीटर से डिवाइड नहीं करना है। पर यह वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो मैं समझाना चाह रहा था। अब जो बात आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। देखो, अब सब बच्चे समझो, आप लोग जब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन करते हो तो आप लोगों को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन करते टाइम एक प्रॉब्लम आती है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि जो हमारा ड्राइवर है उसको 10% कमीशन मिलेगा टेकिंग का, मतलब जितनी भी हमारे पास टेकिंग्स आने वाली हैं उसका 10% कमीशन मिलेगा। साथ में आपको बोल देता है कि हमें टेकिंग का 15% जो है वो हमें प्रॉफिट भी कमाना है। अब आपको क्या बोल दिया, आपको बोला जितना हमारी टेकिंग्स होंगी, मतलब जितना हमारा रेवेन्यू होगा, उस रेवेन्यू के 15% के बराबर प्रॉफिट कमाना है, और इस रेवेन्यू के 10% के बराबर ड्राइवर को कमीशन देना है। 10% के बराबर ड्राइवर को कमीशन देना है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरा एक तरीका है जो मैं आपको समझाता हूं। मैं क्या करता हूं, कमीशन किस पर बेस्ड है? टेकिंग पर। प्रॉफिट किस पर बेस्ड है? टेकिंग पर। तो इन दोनों का भी छोड़ दो, और बाकी जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे आप यहां पर ले लो। और देखो मैंने क्या किया, मैंने कमीशन के अलावा जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे मैंने यहां पे ले लिए, और मैंने उन सारे के सारे खर्चों का टोटल लगा लिया, और मेरा टोटल आ रहा है 77760। ये मेरा टोटल यहां पर आ रहा है। बेटा आप लोगों को दिख रहा है? यस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, एक्स मान के सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। ये वाला तरीका ध्यान से समझो कैसे करना है। अब जरा मेरी कैलकुलेशन को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मेरा टोटल रेवेन्यू 100 रुपए का है तो उसका 15% मेरा प्रॉफिट है, 15 रुपए, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? 85। गॉट इट? मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? 85। अब सुना, मेरी टोटल टेकिंग, मेरा टोटल रेवेन्यू 100 है, इसका 10% मैंने कमीशन दिया है ड्राइवर को। तो अगर 100 रुपीज मेरी टेकिंग है तो उसमें कमीशन जो है वो कितना दूंगा ड्राइवर को? 10 रुपीज का। अब सुनो, मेरी टोटल कॉस्ट है 85, और उसमें 10 रुपीज जो है, उसमें 10 रुपीज क्या है? ड्राइवर का कमीशन। तो बताओ 85 में अगर 10 रुपीज कमीशन के हैं तो बाकी की कॉस्ट कितनी है? 75। जल्दी से मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है? हेलो दानिश, चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है कि 100 रुपीज का मेरा रेवेन्यू है, उसके 15% के बराबर मेरा प्रॉफिट है 15 रुपए, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? 85। टोटल रेवेन्यू के 10% के बराबर मेरा क्या है? कमीशन। तो बेटा टोटल रेवेन्यू है 100, इसके 10% के बराबर मेरा कमीशन है, तो कमीशन कितना हो गया? 10। अब 85 की टोटल कॉस्ट है और 10 का कमीशन है, तो बाकी की कॉस्ट कितनी है? 75।
अब देखो कैसे सॉल्व होगा, इधर देखो कमीशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अगर बाकी की कॉस्ट 75 है तो कमीशन है 10। तो अगर बाकी की कॉस्ट 77760 है तो कमीशन कितना 10368। अगर बाकी की कॉस्ट 77760 है तो कमीशन कितना 10368। जोड़ दिया, टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक, अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे, अगर टोटल कॉस्ट 85 है तो प्रॉफिट है 15। अगर टोटल कॉस्ट 88128 है तो प्रॉफिट कितना 15552, ये प्रॉफिट है। और अगर दोनों को जोड़ दो तो टोटल टेकिंग आ जाएगी, मतलब टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और आप अगर चाहो तो मैच करके देख लो, टोटल रेवेन्यू का 15% आ रहा है प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू का 10% आ रहा है कमीशन। आप देख लो मैच भी कर रहा है। आप ध्यान से देखो, टोटल प्रॉफिट का 15% प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट आ रहा है टोटल टेकिंग का, और टोटल टेकिंग के 10% के बराबर देख लो कमीशन आ रहा है। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। आ रही है बात समझ में? तो बेटा आप लोग जब बहुत सारे सवाल करोगे तो ये हमेशा आपके सामने प्रॉब्लम आती है जब आपको कमीशन और प्रॉफिट दोनों दे दिया जाता है और दोनों किस पर आधारित होता है, टेकिंग्स पर। तो आप अपने दिमाग से पूछो यार, टेकिंग अगर 100 है तो 15 का प्रॉफिट है और 10 रुपए का कमीशन है, तो बाकी की कॉस्ट क्या है 75। अब बाकी की कॉस्ट अगर 75 है तो कमीशन है 10 का, बाकी की कॉस्ट है 77760 तो कमीशन कितना, ये आ गई टोटल कॉस्ट। अब आप बोलोगे टोटल कॉस्ट अगर 85 है तो प्रॉफिट कितना है 15। अगर टोटल कॉस्ट है 888128 तो प्रॉफिट कितना। वैसे ये कैलकुलेट करने का एक और तरीका हो सकता है, क्या आप ये भी बोल सकते हो सर अगर वो बाकी की कॉस्ट 75 है तो प्रॉफिट है 15। तो सर अगर वो बाकी की कॉस्ट 77760 है तो प्रॉफिट कितना। तो आप 15/75 करके भी आंसर निकाल सकते हो, यही आंसर आएगा 15552। तो आप बोल सकते हो बाकी की कॉस्ट कमीशन के अलावा अगर बाकी की कॉस्ट 75 है तो मेरा प्रॉफिट है 15। तो अगर कमीशन के अलावा बाकी की कॉस्ट अगर 77760 है तो मेरा प्रॉफिट कितना है 15552। आप निकाल के देख लो, सेम ही आएगा। यस, प्रोपोर्शनेटली सेम ही तो आना है। यस, सेम आंसर। ओके, तो बेटा ये जो कमीशन और प्रॉफिट वाली कैलकुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर और देखते हैं हमने अगले लेक्चर में क्या कवर किया था। अगले लेक्चर में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रखे हैं। यस, अब आ जाओ। अब यहां पर आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। यस सब बच्चे, अब ये जो पॉइंट मैं यहां पर सिखाने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर एक काम करते हैं इसे सिनेमा हॉल में सीख लेंगे, छोड़ो। ठीक है, चलो कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अभी बाद में सिखा दूंगा। आओ, इसके बाद में कन्विंस प्रपोजल वाला एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी इजी था। चलो अब यहां पर हम लोग बात करते हैं सिनेमा हॉल की। चलो अब ध्यान से समझो बेटा, सिनेमा हॉल की अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करनी है तो सिनेमा हॉल की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे करोगे। सबसे पहले आप देखो पूरे साल भर में कितने लोगों ने पिक्चर देखी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स काउंट कर लो। ठीक है, अब व्यूअर्स कैसे काउंट करोगे, जैसे हॉल के अंदर 300 सीट है और हर शो में ऑन एन एवरेज 250 जो है वो व्यूअर रहते हैं, तो 250 व्यूअर एक शो में, दिन के 3 शो हो गए 750, और साल में 365 दिन सिनेमा हॉल काम करते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 365। तो अगर हम यहां पे कैलकुलेट कर ले नंबर ऑफ व्यूअर्स तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितनी सर्विस हमने प्रोवाइड की है। अब करना क्या है, सबसे पहला काम पूरे साल भर में कितने लोगों ने पिक्चर देखी वो कैलकुलेट कर लो। नंबर 2, पूरे साल भर की ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, और अगर आप टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में टोटल व्यूअर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट पर व्यूअर आ जाएगी। लेकिन अब सुनना, यस पर व्यूअर पर शो, अब पर सीट पर शो आप बोल रहे हो, पर सीट पर शो बोलो या पर व्यूअर बोलो, क्योंकि एक व्यूअर एक ही शो देखता है। ठीक है, तो वैसे आप लोग पर सीट पर शो बोलते हो, पर मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट पर व्यूअर, क्योंकि एक व्यूअर एक ही शो देखता है। ठीक है, चलो अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, जो बात मैं यहां पर समझाने जा रहा हूं।
दोस्तों जब आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के सवाल करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के सवाल करते टाइम आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी और वो प्रॉब्लम है कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या है वो प्रॉब्लम? कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब आप लोग बोलेंगे कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है? कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब होता है बेटा कि आप लोग एक ही सर्विस कई अलग अलग कैटेगरीज में प्रोवाइड करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे जब अपन लोग ट्रेन में जाते हैं तो आपको मालूम है ट्रेन में एक होता है जनरल क्लास, एक होता है स्लीपर, एक होता है एसी, ठीक है। तो वहां मतलब ये 3 कैटेगरी है एक ही ट्रेन के अंदर, ठीक है। जब आप पिक्चर हॉल में जाते हो तो आपके पास 3 तरह के टिकट होते हैं। एक आगे वाली सीट जहां पर आपको यूं करके देखना पड़ता है और आपको इधर दिखता है हीरो, फिर आप इधर देखते हो हीरोइन क्या बोल रही है, फिर इधर देखते हो हीरो क्या बोल रहा है। तो वो सबसे नीचे वाली जो सीट है वो वाली सीटें। दूसरी होती है बीच वाली सीटें, और बीच वाली सीटों के बाद में सबसे ऊपर होती है सबसे महंगी वाली सीटें, जो सबसे लास्ट में जाकर के सबसे ऊपर जाकर के जो सीटें होती हैं वो सबसे महंगी सीट होती है। मतलब वही पिक्चर है, वही सिनेमा हॉल है, वही कमरा है, लेकिन वहां पर 3 अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर हैं, ठीक है। तो वहां और तीनों से अलग अलग पैसे चार्ज किए जाते हैं। हाँ, जैसे आप लोग होटल में जाते हो तो होटल में आपसे क्या पूछता है? यस, गोल्ड, प्लैटिनम। सुजंग जो है वो बता रहा है। अच्छा, लेकिन ये बताओ, पहले तो तुम मुझे इस बात का जवाब दो, कितने लोगों ने पहली वाली रो में बैठ करके पिक्चर देखी है? हीरो इधर, हीरोइन इधर, ऐसे कितने लोगों ने पहली रो में बैठ करके पिक्चर देखी है? जल्दी से मुझे यहां पर चैट बॉक्स में जाकर जवाब दो कि क्या आप लोगों में से किसी ने पहली वाली रो, पहली दूसरी रो में बैठ करके पिक्चर देखी है? निश्चय बोल रहा है सर देखो, अपन रईस आदमी है, अपन पैसे वाले आदमी है, अपने पास बहुत पैसा है, बहुत मतलब बहुत पैसा है, ठीक है। अब और ऊपर वाली सीट में देखते हैं। हाँ, सुजन बोल रहा है एक बार देखा था, मूड ऑफ हो गया था। ऑब्वियस ही बात है, मूड ऑफ हो गया था जो सोच करके तुम मूवी देखने के लिए बैठे थे। हाँ चलो, वो बिल्कुल मूड खराब हो जाता है। मैं तुमको बताऊं, मैंने एक बार मूवी देखी थी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, और पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जो है वो मैंने देखी थी, और उस टाइम पे टिकट नहीं मिले थे, टिकट सिर्फ फर्स्ट रो के अवेलेबल थे, और जो मेरा दोस्त था उसने टिकट ले लिया और हम लोग पहली रो में बैठ करके हम लोग जो है वो पिक्चर देख रहे थे। और वो ऐसा हो रहा था कि जो जॉनी डेप है वो इधर बोल रहा है, और फिर हम लोग ऐसी मूवी देख रहे हैं, एक बार इधर देख रहे हैं, फिर एक बार इधर देख रहे हैं, मतलब वो इट्स लाइक दैट। और मान लो अगर आप कोने में बैठ गए, आपको कोने वाली सीट मिल गई, तो आप हमेशा पूरी जो पिक्चर है वो ऐसी टेढ़ी करके बड़े अजीब से तरीके से देख रहे होते हो। तो दैट वाज अ वियर्ड एक्सपीरियंस, लेकिन ऐसा होना चाहिए। यह सुजंग बता रहे हैं कि सर देखो, पैसे वैसे कि अपने पास भी कोई कमी नहीं है, फर्स्ट शो था और टिकट नहीं मिली थी, इसलिए अपन ने देखी थी। क्या बात है यार, ठीक है, आज का जमाना अलग है, ठीक है। चलो ओके, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपको मैं ये समझा रहा था, जैसे अपन होटल के अंदर जाते हैं तो होटल वाला अपने से पूछता है सिंगल रूम चाहिए, डबल रूम चाहिए, स्वीट चाहिए या हनीमून स्वीट चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, वो भी अलग अलग कैटेगरी के रूम्स रखते हैं, सिंगल रूम, डबल रूम, स्वीट, हनीमून स्वीट, ठीक है। अब वो ऐसा जो है वो उनका पैकेज रहता है, मतलब वो भी एक ही तरह की सर्विस को, एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पर अलग अलग कैटेगरी में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जब आप लोग प्लेन में ट्रैवल करते हो तो इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास, ठीक है, तो वहां पर भी कैटेगरीज हैं, मतलब एक ही प्लेन है, एक ही जगह जा रहा है, सब कुछ एक है, लेकिन वहां पर भी 2 कैटेगरीज हैं, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास, ठीक है। ऐसा हर जगह पे। हॉस्पिटल में जब आप लोग जाओगे तो हॉस्पिटल के अंदर एक होता है जनरल वार्ड, एक होता है डीलक्स रूम और एक होता है सुपर डीलक्स रूम, होता है ना। तो बेटा हर जगह पे एक ही तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, पर सर्विसेज की कैटेगरी जो है वो एक से ज्यादा होती है, और उसे हम लोग बोलते हैं कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग का, और वहां पर हमें करनी पड़ती है कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मतलब सिनेमा हॉल एक ही है, लेकिन कस्टमर 3 तरह के हैं, और हम तीनों तरह के कस्टमर से अलग अलग तरह के पैसे चार्ज कर रहे हैं, मतलब हम 3 तरह की सर्विसेज मान रहे हैं वहां पर, और यहां पर हमें लगानी पड़ती है कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और ये कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे लगाते हैं, ये मेरा इसका एक फॉर्मेट है जिसे आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। यस गाइस, अब जितनी भी हंसी मजाक चल रही थी उस हंसी मजाक को सब लोग भूल जाएंगे, और अब आप लोग सब लोग मेरे साथ में इस पॉइंट को बहुत गहराई से समझेंगे, ठीक है बेटा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आ गया हूं, और ये जो पॉइंट है ये दूसरा वो पॉइंट है जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आपको दुखी कर सकता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर एक तो वो कमीशन और प्रॉफिट वाला जो पॉइंट है वो आपको दुखी करेगा, एक आपको कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है
वो आपको बहुत दुखी करेगी, इसलिए प्लीज इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। चलो, जब भी आपके सामने कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सवाल आ जाए, मतलब एक ही सर्विस है पर उसकी कस्टमर की 3 कैटेगरीज है, 2 कैटेगरीज है, तो वहां पर आपको ये फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला आप कैटेगरी लिख दो, कैटेगरी के बाद में सर्विस यूनिट लिख दो। जैसे सिनेमा हॉल में सर्विस यूनिट क्या है, व्यूअर, तो मैंने दूसरा कॉलम बना दिया व्यूअर का। अब व्यूअर के बाद में अगला कॉलम में बनाऊंगा रेशो का, अगला कॉलम में बनाऊंगा रेशो का। अब ये रेशो में 2 कॉलम बनेंगे। एक सबसे पहला ऑपरेटिंग कॉस्ट पर व्यूअर, मतलब एक व्यूअर की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, एक इसका रेशो बनाऊंगा, और दूसरा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशो क्या है वो बनाऊंगा। तो मैं ये 2 कॉलम रेशो के बनाऊंगा। अब मेरी बात को सुनो, जैसे बेटा जनता सर्कल, मतलब जनता मतलब सबसे नीचे वाली टिकट, सबसे नीचे वाली टिकट में जो कस्टमर बैठा है उसमें एक कस्टमर की, एक व्यूअर की कॉस्ट है X रुपया। जो उससे ऊपर बीच वाली सीट में बैठा है उसकी एक व्यूअर की कॉस्ट है मान लो 2x, और बेटा जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, सबसे महंगी वाली सीट पर बैठा हुआ है, उस बंदे की, उस व्यूअर की ऑपरेटिंग कॉस्ट है 3x। तो ये मैंने मान लिया क्या, ये मैंने पर व्यूअर की ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशो ले लिया, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ व्यूअर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर व्यूअर से, तो मेरे पास टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट यहां पर आ जाएगी एक एक कैटेगरी की। मेरे पास तीनों कैटेगरी के व्यूअर्स है, मेरे पास तीनों कैटेगरी के व्यूअर्स की पर व्यूअर कॉस्ट है, और मैंने नंबर ऑफ व्यूअर्स को अगर मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट पर व्यूअर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास हर कैटेगरी की टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। लेकिन ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे पास आई है एक्स में। आ रही है बात समझ में? अब सुनो, ये मैंने यहां पे लिख दिया मेरी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। मेरी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 16,74,975, जो मैंने ऊपर यहां पर कैलकुलेट कर रखी है 16,72,925। ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने यहां पे लिख दी। अब मेरा सवाल जो मैं आप लोगों से क्लास में भी बार बार पूछता हूं, मुझे बताओ ये जो टोटल कॉस्ट है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है। अब मुझे जल्दी से बताओ, टोटल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट के रेशो में बांटूं या कॉस्ट पर व्यूअर के रेशो में बांटूं? सोच के जवाब दो। टोटल कॉस्ट है 16,74,925। इस टोटल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट के रेशो में बांटना ठीक रहेगा या टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर व्यूअर के रेशो में बांटना ठीक रहेगा? जल्दी से, ये वाली बात मैं आप लोगों से क्लास के दौरान भी बहुत बार पूछता हूं, इसलिए प्लीज जल्दी से मुझे बताइए कि यहां पर टोटल कॉस्ट को किस रेशो में डिवाइड करना ठीक रहेगा, टोटल कॉस्ट के रेशो में या कॉस्ट पर व्यूअर के रेशो में? सर ऑब्वियस ही बात है, टोटल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट के रेशो में ही डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट का रेशो 219, 438 और 328.5 के रेशो में डिवाइड कर दिया। तो मैंने टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को, मैंने टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट के रेशो में बांट दिया। अब मेरे पास हर कैटेगरी की ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग अलग आ गई है, दिक्कत ही खत्म। अब पहले प्रॉब्लम ये थी ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 है, कैटेगरी 3 है। अब मैंने अपनी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को तीनों कैटेगरीज के बीच में डिवाइड कर लिया। अब करना क्या है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में नंबर ऑफ व्यूअर से डिवाइड कर दो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर व्यूअर आ जाएगी जनता सर्कल की। बेटा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में टोटल व्यूअर से डिवाइड कर दो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर व्यूअर आ जाएगी सनमन सर्कल की, और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में टोटल व्यूअर से डिवाइड कर दो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर व्यूअर आ जाएगी लॉर्ड सर्कल की। तो पॉइंट क्या है, जैसे मान लो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के केस में भी अपन 3 कैटेगरी का पहले रेशो निकालेंगे और अपनी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को तीनों कैटेगरी में बिल्कुल सेम तरीके से डिवाइड कर लेंगे, और फिर हर कैटेगरी की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अलग होगी, हर कैटेगरी की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सेपरेट सेपरेट होगी। ठीक है, यस, मेरी बात समझ में आ गई? हर कैटेगरी की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बिल्कुल अलग अलग यहां पर की जा रही है। ठीक है, चलो, ये वाला जो फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट आप लोगों को हमेशा फॉलो करना है। सेम फॉर्मेट आपको हर जगह पे फॉलो करने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में हम लोग आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर होटल्स में। बेटा होटल्स की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो भी बिल्कुल सेम तरीके से होगी, लेकिन ध्यान रखना होटल्स का सर्विस यूनिट होता है रूम डेज, मतलब रूम इनटू डेज। अब मेरी बात को सुनो, एक होटल है,
अब ये रूम डेज कैसे निकालते हैं? एक होटल है जिसमें 500 कमरे हैं, लेकिन 500 के 500 कमरे ऑक्यूपाई नहीं रहते बेटा, रोजाना ऑन एन एवरेज 400 कमरे ही किराए पे लगते हैं। तो बेटा किराए पे लगे कितने कमरे? 400, और साल भर में दिन कितने होते हैं? 365। तो बेटा आपके रूम डेज हो जाएंगे 400 इंटू 365। सबसे पहला आपको यह देखना है कि आपके ऑक्यूपाइड कमरे ऑन एन एवरेज कितने रहते हैं रोजाना। ठीक है, तो रोजाना जो आपके ऑक्यूपाइड कमरे रहते हैं ऑन एन एवरेज वो इंटू 365 डेज ऐसा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके कितने रूम डेज की सर्विस आपने प्रोवाइड की है। जैसे 400 कमरे रोजाना भरते हैं और 365 दिन साल भर में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने साल भर में 1,46,000 गेस्ट को अपनी सर्विस दी है। बेटा एक कमरा एक गेस्ट, ठीक है, एक फैमिली, तो 1,46,000 गेस्ट को आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। दैट इज कॉल्ड रूम डेज, रूम इंटू डेज। ठीक है, अब यह बताओ क्या होटल के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं? और होटल के अंदर भी अगर कैटेगरीज होती हैं तो होटल के अंदर भी कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होगी। ठीक, तो सबसे पहले मैंने पूरे होटल की ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, रेवेन्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने वही सेम चार्ट बना दिया। अब की बार मुझसे रेंट पर रूम डे पूछा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर रूम डे नहीं पूछी, रेंट पर रूम डे पूछा है। तो क्या करेंगे? पहला कॉलम कैटेगरी, दूसरा कॉलम सर्विस, रूम डेज आ गए। देख लो बेटा, ऑक्यूपाइड रूम इंटू 360 डेज। फिर मैंने यहां पे रेशो निकाला। पहले मैंने रेशो लिया रेंट पर रूम डे का, और उससे मुझे पता चल गया टोटल रेंट का रेशो। अब ये जो टोटल रेंट मैंने ऊपर निकाल रखा है, ये देखो ये रहा, ये टोटल रेंट जो मैंने ऊपर निकाल रखा है, इस टोटल रेंट को मैंने टोटल रेंट के रेशो में डिवाइड कर दिया। इस टोटल रेंट को मैंने टोटल रेंट के रेशो में डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास हर कैटेगरी का रेंट अलग अलग आ गया। अब बेटा हर कैटेगरी का रेंट है, रूम डेज है, डिवाइड कर दिया तो रेंट पर रूम डे आ गया। इसका मतलब ध्यान से देखो, सेम फॉर्मेट मैंने फॉलो किया है यहां पर भी। ट्रेन होगा तो भी यही फॉर्मेट, हॉस्पिटल होगा तो भी यही फॉर्मेट, होटल होगा तो भी यही फॉर्मेट, सब में कैटेगराइज्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के केस में यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ठीक है, और आप लोग ने जितने लोगों ने क्लासेस अटेंड कर रखी है उन लोगों को ध्यान है कि हमने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है और आप लोगों को यह कैलकुलेट करना बहुत इजीली आता है। ठीक है, चलो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे। और इसके बाद में बेटा यहां पर रूम डेज की कैलकुलेशन वगैरह ये सब हो ही गई है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर हॉस्पिटल की बात करें तो बेटा हॉस्पिटल में सर्विस यूनिट होता है पेशेंट डेज, मतलब कितने पेशेंट कितने दिन तक एडमिट रहे, दैट इज कॉल्ड पेशेंट डेज। और यही सर्विस यूनिट होता है किसका? यही सर्विस यूनिट होता है हॉस्पिटल्स का। अब बेटा हॉस्पिटल की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। पहले हम लोग टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे, उसके अंदर हम लोग पेशेंट डेज से डिवाइड कर देंगे। और सर पेशेंट डेज निकालते कैसे हैं? एवरेज पेशेंट्स पर डे। हमारे पास ऑन एन एवरेज कितने पेशेंट्स रोजाना एडमिट हो रहे हैं इनटू 365 डेज। तो हमें पता चल गया कि ऑन एन एवरेज रोजाना कितने पेशेंट एडमिट हो रहे हैं इनटू अगर अपन लोग कर देंगे 365 डेज से, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे साल भर में हमारे पास टोटल कितने पेशेंट एडमिट रहे। अब करना क्या है? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में पेशेंट डेज से डिवाइड कर दो, तो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पेशेंट डे आ जाएगी। वैसे बेटा पेशेंट डे को हम बेड डेज भी बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितने पेशेंट एडमिट होंगे उतने ही बेड भी ऑक्यूपाई होंगे। तो आप चाहे पेशेंट डे बोलो या बेड डे बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पर टोटल पेशेंट डेज मैंने कैलकुलेट कर लिए, 8000 पेशेंट डेज हैं। मैंने क्या किया? मैंने अपनी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली, प्रॉफिट जोड़ा, टोटल रेवेन्यू मेरे पास आ गया। टोटल रेवेन्यू में मैंने डिवाइड कर दिया। अच्छा, इन्होंने इस सवाल में अपने से पूछा है प्रॉफिट पर पेशेंट डे, तो मैंने क्या किया? टोटल प्रॉफिट में पेशेंट डे से डिवाइड कर दिया और टोटल प्रॉफिट में पेशेंट डे से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास प्रॉफिट पर पेशेंट डे आ गया।
अगर मुझे बोलता ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पेशेंट डे निकालो, तो मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट में पेशेंट डे से डिवाइड कर देता, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पेशेंट डे आ जाती। अगर मुझे बोलता टेकिंग पर पेशेंट डे निकालो, तो मैं टोटल टेकिंग्स में, ये जो टोटल रेवेन्यू है, इस टोटल रेवेन्यू में मैं पेशेंट डे से डिवाइड कर देता, तो मेरे पास रेवेन्यू पर पेशेंट डे जो है वो आ जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद में बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर आईटी सर्विसेज। अगर अपने को आईटी सर्विसेज की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, अपने को देखना पड़ेगा कि ये आईटी कंपनी अपने कस्टमर से चार्ज कैसे करती है। कई आईटी कंपनीज हैं जो प्रोजेक्ट वाइज चार्ज करती हैं, और कई आईटी कंपनीज हैं जो डेवलपमेंट में लगने वाले टाइम के हिसाब से अपने कस्टमर से चार्ज करती हैं। तो डिपेंड करता है कि वो आईटी कंपनी अपने कस्टमर से किस तरीके से पैसे चार्ज कर रही है। अगर मान लीजिए वो आईटी कंपनी प्रोजेक्ट वाइज पैसे चार्ज करती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि पूरे साल भर में हमने टोटल कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और ऑपरेटिंग कॉस्ट में प्रोजेक्ट से डिवाइड कर देंगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर प्रोजेक्ट आ जाएगी। या फिर यह भी हो सकता है कि जो आईटी कंपनी है वो अपने टाइम के हिसाब से, कितना टाइम डेवलपमेंट में लगा उस टाइम के मुताबिक कस्टमर से पैसे चार्ज करती हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इस आईटी कंपनी ने कस्टमर्स के प्रोजेक्ट पर टोटल कितने मिनट काम किया और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में टोटल वर्किंग मिनट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मिनट आ जाएगी। अब कोई भी कस्टमर अगर हमारे पास काम करवाने आएगा, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इसके काम को पूरा करने में कितने मिनट लगने वाले हैं, और उतने मिनट के पैसे हम उससे चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर आईटी सर्विसेज। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर इन्होंने यहां पर रिकवरी रेट जो है वो सब कैलकुलेट कर रखी है, सैलरी वगैरह ये रहा। ये हमने यहां पर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट शीट है वो हमने बना ली, और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो हमने यहां पर निकाल ली। तो ये वाला जो सवाल आपके मॉड्यूल के अंदर दे रखा है, उसमें एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको निकालने के लिए बोला गया था, वो आपने निकाल दी। लेकिन अगर यहां पर आपसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के लिए बोलता, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे करते, पहले पूरे साल भर की ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेते, पूरे साल भर हमारे स्टाफ ने कितने मिनट काम किया वो निकाल लेते, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में टोटल मिनट से डिवाइड कर देते, तो हमें पता चल जाता ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मिनट ऑफ स्टाफ, वो हमें यहां पर पता चल जाता। बात खत्म। और ये लीजिए बेटा, इसके बाद में आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर टोल रोड्स। बेटा यहां पर जितनी भी टोल रोड्स क्या होती हैं, आप लोग को मालूम है आजकल जितने भी गवर्नमेंट की जो रोड्स बनती हैं वो पीपीटी के बेसिस, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके बेसिस पर बनती है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर देती है कि आप जयपुर से दिल्ली तक की रोड बना दो, और जयपुर से दिल्ली तक की रोड बनाने के बाद में रोड बनाने का सारा खर्चा तुम्हारा है, लेकिन जब रोड कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद अगले 25 साल तक तुम इस पे टोल टैक्स वसूल कर सकते हो। अब आप मुझे बताइए, जो टोल कंपनीज हैं जिन्होंने रोड का डेवलपमेंट किया है, वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो लोगों को रोड यूज करने का, वो व्हीकल्स को रोड यूज करने का परमिट दे रही है, और उसके बदले वो उनसे पैसा चार्ज कर रही है। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर सर्विस यूनिट क्या होगा, यहां पर सर्विस यूनिट होगा नंबर ऑफ व्हीकल्स यूजिंग द रोड। उस रोड को टोटल कितने व्हीकल्स ने यूज किया है, वो उसका सर्विस यूनिट है। अब बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे करेंगे, पूरे साल भर की ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो 1, नंबर 2 पूरे साल भर में कितने व्हीकल्स ने उस रोड को यूज किया है वो निकालो, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में टोटल व्हीकल से डिवाइड कर दो, तो आपके पास में ऑपरेटिंग कॉस्ट पर व्हीकल यूजिंग द रोड आ जाएगा। और ये लीजिए बेटा आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी हो जाएगी। और ये लीजिए बेटा यहां पर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का पूरा जो टॉपिक है वो होता है खत्म। तो बेटा मैंने यहां पर आप लोगों को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब बताया, मैंने गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बारे में बताया, मैंने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को होटल्स के बारे में बताया, सिनेमा हॉल के बारे में बताया, हॉस्पिटल के बारे में बताया। ठीक है, हम लोगों ने यहां पर सॉफ्टवेयर, हमने यहां पर आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर के बारे में, आईटी सेक्टर कंपनीज के बारे में पढ़ा, हमने टोल टैक्स कंपनीज जो है उनके बारे में भी हमने यहां पर डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर मान लो बॉयलर हाउस है, आपको बॉयलर हाउस की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करनी है, तो ध्यान रखो बॉयलर हाउस का काम होता है स्टीम प्रोड्यूस करना, और बॉयलर हाउस की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अगर आपको करनी है तो आप कैसे करेंगे, जो बॉयलर हाउस है उसके पूरे साल भर की ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लो, बॉयलर हाउस ने पूरे साल भर में कितनी स्टीम जनरेट की वो कैलकुलेट कर लो, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में अगर आपने डिवाइड कर दिया केजी
ऑफ स्टीम जनरेटेड से या क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेटेड से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो आपके पास में आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर केजी ऑफ स्टीम। और इस तरीके से आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर लेंगे किसकी? बॉयलर हाउस की। ओके, देखो अब बेटा यहां पर बात करते हैं बॉयलर हाउस की। तो बेटा जो बॉयलर हाउस है उसका सर्विस यूनिट क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेटेड। अब क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेटेड जो है ये बॉयलर हाउस का सर्विस है, सर्विस यूनिट है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये कैलकुलेट करो बॉयलर हाउस का पूरे साल भर का खर्चा कितना है, फिर ये कैलकुलेट करो बॉयलर हाउस ने पूरे साल भर में कितनी स्टीम जनरेट की, और यदि आप टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में डिवाइड कर दोगे टोटल केजी ऑफ स्टीम जनरेटेड से, तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर केजी ऑफ स्टीम आपके पास आ जाएगा, और यही आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। सिंपल। देखो यहां पर हमने पहले यहां पर कैलकुलेट किया टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमने डिवाइड कर दिया क्वांटिटी ऑफ स्टीम से, तो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट पर केजी आ गया स्टीम का, तो बॉयलर हाउस की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो गई। अच्छा, इसके बाद में बेटा अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करनी है पावर जनरेशन प्लांट की, तो पावर जनरेशन प्लांट का काम होता है बिजली पैदा करना, तो उसका सर्विस यूनिट क्या है? किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। बेटा आप लोग को मालूम है जो भी हमारा पावर जनरेशन प्लांट है, उस पावर जनरेशन प्लांट का काम क्या है? पावर जनरेशन प्लांट का काम है पावर जनरेट करना, और पावर जनरेट करना और लोगों को प्रोवाइड करना, ये उसका काम है। तो उसका सर्विस यूनिट क्या है? किलोवाट आवर्स ऑफ पावर जनरेटेड। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे करें? पूरे साल भर का खर्चा फाइंड आउट करो कितना है, पूरे साल भर में कितने किलोवाट आवर्स की बिजली पैदा की वो कैलकुलेट कर लो, टोटल कॉस्ट में टोटल इलेक्ट्रिसिटी से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कॉस्ट पर किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, और कॉस्ट पर किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके पास आ गया तो बस यही आपकी क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, इसके बाद में बात आती है लाइब्रेरी की। बेटा लाइब्रेरी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? लाइब्रेरी अपने मेंबर्स को पढ़ने की जगह प्रोवाइड करती है। तो लाइब्रेरी अपने मेंबर्स को पढ़ने की जगह प्रोवाइड करती है, किताबें प्रोवाइड करती है, दैट इज द सर्विस ऑफ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का जो सर्विस यूनिट है वो है नंबर ऑफ मेंबर्स यूजिंग लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कितने मेंबर्स कर रहे हैं, ये जो है ये लाइब्रेरी का सर्विस यूनिट है। अब यहां पर क्या होगा, आप कैलकुलेट करो लाइब्रेरी की पूरे साल भर की कॉस्ट क्या है। नंबर 2, कैलकुलेट करो इस लाइब्रेरी को टोटल कितने मेंबर्स ने यूज किया, और बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट में नंबर ऑफ मेंबर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मेंबर आ जाएगा, और ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मेंबर जो है वो आ जाएगा, और वो आ गया, हो गई ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, यहां पर आयुष बोल रहे हैं सर मॉड्यूल में बॉयलर हाउस नहीं है। बेटा मॉड्यूल में बॉयलर हाउस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं पास्ट में भी बॉयलर हाउस के क्वेश्चन जो है ये इंस्टीट्यूट के द्वारा पूछे गए हैं, इवन दो ये आपके मॉड्यूल के अंदर कभी भी नहीं था। ठीक है, तो मॉड्यूल के अंदर बॉयलर हाउस कभी भी नहीं था, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट ने बॉयलर हाउस पे क्वेश्चन पूछे हैं 2 बार। ठीक है, इसलिए ऑन द सेफर साइड हम लोग हमेशा कवर करके चलते हैं। मतलब मेरा टारगेट हमेशा यही रहता है कि इंस्टीट्यूट कितना भी पेपर इधर से पूछ ले उधर से पूछ ले, हमारे लिए कोई भी पेपर आउट ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए। मतलब पेपर कहीं से भी आए लेकिन वो पेपर ऐसा ही रहेगा जो हमें पूरा आता होगा। ठीक है, चलिए तो बेटा यहां पर अपना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जो रिवीजन है पूरा का पूरा यहां पर कंप्लीट होता है, और मैंने बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को सारी चीजें रिवाइज करवाने की कोशिश की, इवन दो इसके बावजूद हमें 1 घंटे 20 मिनट का टाइम जो है वो इसको पूरा रिवाइज करने में लग गया है। ठीक है, यस मोहित, आज मैं एएस वाली जो क्लासेस हैं वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, अभी थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, शाम से पहले अपलोड कर दूंगा। ओके, यस, जल्दी से मुझे बताओ कि ये जो हमने रिवीजन यहां पर किया, फास्ट ट्रैक फास्टली हमने जो पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन किया है, जो आपको लास्ट डे पर भी बहुत काम में आने वाला है, जल्दी से मुझे बताओ ये आपको फायदा हुआ या नहीं। आपको इस रिवीजन से, ये जो मैं रिवीजन लेक्चर आप लोगों के साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस रिवीजन से आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, आप लोग फटाफट से मुझे बता दीजिए। यस यस, जल्दी से मुझे बताओ। यस, आयुष बोल रहा है बिल्कुल सर, निश्चय बोल रहा है सर मजा आ गया। ओके, तो आप लोगों को सभी को, सुजंग बोल रहा है यस 100%। तो बेटा ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। मैं एक बात को यहां पर मान के चलता हूं कि ये जो बैच है, ये जो रिवीजन लेक्चर है, इससे आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रखा है,
आपने एक बार कॉस्टिंग कर रखी है तो आप लोग मेरे साथ साथ इसे रिवाइज कर सकते हो और रिवाइज करके आप एग्जाम में आराम से अपीयर होने जा सकते हो। यस, टाइम बच जाता है। ओके,